हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस श्योर शॉट। इस वीडियो में हम सीखेंगे एजेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। यूपीएससी ने 2021 और 22 में तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मगर 2020 में 2020 में दो क्वेश्चंस आए थे। ठीक, वो आपके बनाते हैं, टू क्वेश्चंस आपके बनाते हैं 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस वजह से हम इस टॉपिक को भी कवर कर कर जाएंगे, जिसमें कि अगर इस बार एग्जाम में पूछा जाए तो हम सॉल्व कर पाए। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक पर। ये जो 2020 में क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन था बेसिकली एजेस टॉपिक से और रीजनिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था उसका मिक्सचर था। ठीक है, एजेस और रीजनिंग का मिक्सचर था। रीजनिंग वाले लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था कि स्टेटमेंट दिए होते थे कुछ, और फिर एक क्वेश्चन दिया होता था। ये तीन स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, देखिए इस क्वेश्चन में। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है और फिर उस ऑप्शन जो दे रखे हैं उनको हमें पढ़कर बताना होता था कि राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में भी इस दो टॉपिक को मिला दिया गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आपको पता चलेगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्वेश्चन को। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, थ्री स्टेटमेंट्स S1, S2 एंड S3 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था, C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। ठीक है, अगर हम D मान रहे हैं, D, ठीक है, ये C इज यंगर देन D, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ कि D की एज C की एज से ज्यादा है। ठीक है, एजेस, एजेस का क्वेश्चन चल रहा है ना। ठीक है, तो C की एज कम है D से, ये बोल रहा है C इज यंगर देन D बट ओल्डर देन A एंड B। तो इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। ये वाला साइन इधर लगाएंगे, A और B हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि A और B में कौन बड़ा है, मगर हमें ये पता चल गया कि C इज यंगर देन D एंड C इज ओल्डर देन A एंड B। ठीक है, A और B में अभी नहीं पता हमें कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है D इज द ओल्डेस्ट। तो ये तो यार हमें इस स्टेटमेंट से वैसे पता हो गया कि D इज द ओल्डेस्ट बिकॉज C से भी बड़ा है D, और A और B जब C से छोटे हैं तो ऑब्वियसली D A और B से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं हालांकि D इज ग्रेटर देन, या D की एज ज्यादा है, D इज द ओल्डेस्ट C A और B से। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये स्टेटमेंट बोल रहा है A इज ओल्डर देन B। ये बोल रहा है A इज ओल्डर देन B। ठीक, अगर अब ये हमें तो तीन स्टेटमेंट से मिले हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री। अगर हम तीनों को समराइज करना चाहें तो सबसे बड़ा हमें इससे पता चला कि जैसे हमें पता चला D इज द ओल्डेस्ट, फिर उसके बाद C आएगा। हमें कंफ्यूजन था A और B में। ठीक है, तो हमें लास्ट स्टेटमेंट से पता चला कि A इज ओल्डर देन B, तो A इज ओल्डर देन B का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, हमने ये लगाया तो हमें सबकी एज का जो सीक्वेंस है वो पता चल गया कि D इज द ओल्डेस्ट, B इज द यंगेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा हु अमंग A, B, C एंड D इज द यंगेस्ट। तो हमें पता चल गया है B इज द यंगेस्ट। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि B इज द यंगेस्ट। ये हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। Which one of the following is correct in respect to the above statements and the question? अब आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है S1 alone is sufficient to answer the question। क्वेश्चन हमारा था यंगेस्ट कौन सा है, तो क्या B हमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल गया था B यंगेस्ट है? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि फिर इसमें तो कंफ्यूजन था यहाँ पे। अगर यहाँ की बात करें पहले स्टेटमेंट में, तो हमें कंफ्यूजन था A और B में कौन छोटा है, ये तो हमें नहीं पता चला था ना भाई। तो जब ये नहीं पता चला तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, रॉन्ग। सेकंड कहता है S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमें यहाँ पे आने के बाद भी हमें नहीं पता चला था कि यंगेस्ट कौन सा है। अभी भी हमें दुविधा थी, कंफ्यूजन थी कि A और B में छोटा कौन है, हु इज द यंगेस्ट। B और C तो चलो बड़े हैं और A और B से, मगर A और B में अभी भी कंफ्यूजन थी। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट कहता है S2 एंड S3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर इन दो क्वेश्चन को लें, अब सिर्फ अगर ये S2 और S3 को कंसीडर करें, S1 को भूल जाएं, ये वाले को भूल जाएं, सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करें, तो देखिए इसमें बोल रहा है D इज द ओल्डेस्ट, तो हमें ये पता चल गया। लेकिन हमें अभी भी कंफ्यूजन है, C नहीं पता है ना, C A B और C में कौन छोटा कौन बड़ा है। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो गई C में। तो C की हमें पोजीशन पता चली थी स्टेटमेंट 1 से, तो स्टेटमेंट 2 और 3 टुगेदर दे डू नॉट फॉर्म एनी सेंस कि हमें आंसर मिल जाए कि D इज द यंगेस्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत, C ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। तो ऑब्वियसली डी हो गया सही आपका।
ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो गया राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि S1 डी हमें पता चल गया सबसे बड़ा है, सी पता चल गया उससे छोटा है, मगर ए और बी से बड़ा है, और हमें बस ए और बी में कंफ्यूजन था। तो अगर हम ये दो कंसीडर करें, ये दो स्टेटमेंट सिर्फ, ए और बी में भी हमें पोजीशन पता चल गई कि बी छोटा है और बी सबसे छोटा है, ये पता चला हमें ए और 1 और 3 स्टेटमेंट को मिलाने के बाद। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा था हु अमंग ए बी एंड सी इज द यंगेस्ट, हमें पता चल गया कि बी इज द यंगेस्ट। तो इस वजह से ऑप्शन आपका डी सही हो गया। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? ये देखिए एजेस में बस इसमें क्या है, इसमें इक्वेशंस आपको नहीं दी, जो नॉर्मली एजेस के क्वेश्चन आते हैं उसमें इक्वेशन दी होती है आपको, और आपको सॉल्व करना होता है उसकी एज या उसकी डेट ऑफ बर्थ। इस क्वेश्चन में रीजनिंग को मिक्स कर दिया है, मोर ऑफ अ रीजनिंग क्वेश्चन इट हैज बिकम। मगर एजेस का इसलिए है क्योंकि इसमें ओल्डर देन और यंगर देन की बात करा। ठीक है, तो ये मिक्सचर है लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्योर एजेस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इन इज 20 ईयर्स। यहाँ पे होगा इज, यहाँ पे होना चाहिए इज। ठीक है, एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर हम यहाँ पर टीचर की एज ले लें कैपिटल एक्स, और जो है स्टूडेंट्स की ले लें स्मॉल ए बी और स्मॉल सी। ठीक है, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 4 लोग हैं, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज एज बोल रहा है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे ना। 4, 3 स्टूडेंट्स हो गए, 1 टीचर हो गए, 4 इज 20 ईयर्स। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा बोल रहा है इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, बोल रहा है अगर ए बी सी सभी सेम एज के हैं। ठीक है, मतलब कि इनको चलो लेट सपोज इट इज इक्वल टू जेड। ठीक है, let us suppose, just supposing, is equal to z, and the difference between the age of the teachers and each student is 20 years। बोल रहा है कि अगर x की और z की डिफरेंस निकालें तो 20 years है। ठीक है, ये भी 20 years है भाई। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन 1 मिल गई, ये इक्वेशन 2 मिल गई। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने पहले क्या किया, पहला जो हमने स्टेटमेंट दिया था एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स, तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म करी कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 4। 4 इसलिए आया क्योंकि 4 लोग हैं, देयर आर टोटल 4 पीपल, 1 टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स, इनकी एवरेज एज है 20 ईयर्स। और हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, मतलब ए बी और सी की एज सेम है, तो हमने लेट सपोज कि वो z के बराबर है। ठीक है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर्स एंड ईच स्टूडेंट इज 20 इयर्स। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन हमने बनाई x माइनस z इज 20 इयर्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रख दें। हम इस इक्वेशन को एक और मेथड से लिख सकते हैं ना। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, x प्लस 3z डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 20 इयर्स, और 80 इयर्स ये यहाँ काट के यहीं पे लिख दें इज इक्वल्स टू 80 इयर्स। ठीक है, तो x प्लस 3z यहाँ पे वापस लिखते हैं, x प्लस 3z इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। ठीक है, टीचर की एज निकालनी है ना, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेते हैं। ये अगर यहाँ पे हम माइनस करें, ठीक है, तो ये कटा, ये माइनस का आया -4z आया, ये -60 आया। ठीक है, माइनस माइनस गया, z आया आपका कितना आया, 4 गया 15 आया ना। स्टूडेंट्स की एज आ गई हमारे पास 15। अब सॉल्व करते हैं फॉर द एज ऑफ टीचर। ठीक है, टीचर की हमने देखा x इज टू 20 प्लस z, यहाँ से हमने ये इक्वेशन यहाँ से ली। ठीक है, तो z हमें मिल गया 20 प्लस 15, z हमारा 15। ठीक है, 35 ईयर्स टीचर्स की एज। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर 35, सी ऑप्शन दे रखा है क्या। ठीक है, पहले क्या किया, जल्दी से देखते हैं। पहले क्या किया, हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बनाई, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये हमें मिला, गिवन दिया है स्टेटमेंट, उसके बाद हमने ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, और इन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमें मिल गई z की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू 15। फिर हम वापस से हमने z की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, ये इक्वेशन में रख दी हमने,
तो हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड आउट क्या करनी थी, टोटल x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। 35 ईयर्स आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं। कोई दो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको कुछ सेकेंड्स ही लगेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएंगे, वरना कुछ सेकंडों का क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो अभी देखते हैं 2019 का क्वेश्चन है। ये बोलता है आपसे कि इन 2022 सॉरी इन 2002 मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। ठीक है, तो अगर हम 2002 की बात करें, 2002 की बात करें, ठीक है, अगर मीनू की एज को हम मान लें, एक्स मान लें, ठीक है, और मीना मीरू या एन लिखो, ठीक है, मीरा जो है इसकी एज हम मान लें वाई 2002 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अगर ये हमने तो अज्यूम किया एक्स और वाई दोनों की एज है, बोल रहा है कि मीनूज एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा। ठीक है, तो एक्स जो है मीरा की एज की 1/3 है। ठीक है, मीरा की एज क्या है, वाई है, y/3। ठीक है, ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई। अब बोल रहा है whereas in 2010 मीनूज एज वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा। तो 2010 में अब इन दोनों की एज पहले अगर मीनू की, यहाँ 2010 है ये, मीनू की एज हो जाएगी 2010 में 8 साल ऐड हुआ है ना 2012 से, 2002 से सॉरी, तो x+8 हो जाएगी, मीरा की हो जाएगी y+8। नेक्स्ट इक्वेशन ये बोल रहा है कि मीनूज एज वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा। ठीक है, तो x+8 इज इक्वल टू y+8 डिवाइड बाय 2 बोल रहा है, यही बोल रहा है ना भाई। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। ठीक है, सिंपल है, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में आपको। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मीनू की ईयर ऑफ बर्थ निकालनी है ना, मतलब एक्स फाइंड आउट करना है ना, एक्स का बर्थ ईयर फाइंड आउट करना है, ईयर ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो ये हो जाएगी, ये ऊपर यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 2x + 16 इज इक्वल टू y+8। 2x अगर 16 को हम उस साइड ले जाएं, उसकी साइड चेंज करें, तो हो जाएगा y-8। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन है 3x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये है ना, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ईयर्स। ठीक, ठीक है, आ गया ना। ये कैसे आया, ये आ गया, ये माइनस का माइनस 8 ईयर रहेगा, ये आ जाएगा माइनस ईयर्स, तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, 3x में से 2x गया और यहाँ पे -8 आएगा। ठीक है, तो इस वजह से x की एज हमें 2002 में मिल गई 8 ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास मिल गई 2002 में। हमें लेकिन निकालनी है ईयर ऑफ बर्थ निकालनी है। 2002 में अगर किसी की एज 2002 में अगर किसी की एज है 8 ईयर्स, ठीक है, 8 ईयर्स, अगर 2002 में किसी की एज है 8 ईयर्स, तो यार 8 साल पहले पैदा हुआ ना, तो 2002 में से अगर तुम 8 माइनस करोगे तो यार उसका बर्थ ईयर आ जाएगा ना। कितना आना चाहिए, 2002 में से 8 गया, कितना आना चाहिए, 1994 आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ट्रिक या कुछ भी कठिनाई नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पहले एक इक्वेशन मिली, दूसरी इक्वेशन मिली, दोनों को सॉल्व कर दिया, बाद में 2002 की हमें एज मिल गई, हमने उसमें से 8 साल माइनस कर दिया क्योंकि उस टाइम उसकी एज इतनी थी। तो मीनू की बर्थ का जो एज है, ये सॉरी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको मिल गया, कितना मिला, 1994 मिल गया। ठीक है, सिंपल, पहले आपको एज निकाल लेनी है, उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा। ये दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व आपके। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से, सॉरी 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। एना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, एना जो है इनकी पैदाइश हुई भाई 4 साल बाद अपने पेरेंट्स से मैरिज किया।
उनकी मदर या हर मदर इज 3 ईयर यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन एना। अगर एना की एज मान लो हमने एक्स मान ली, ठीक है, हमने एना की एज मान ली एक्स, ठीक है, बोल रहा है कि 24 ईयर्स ओल्डर देन एना। तो जो मदर की एज है ये, उसके बाद बोल रहा है कि हु इज 13 ईयर्स ओल्ड। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन एना हु इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एना की 13 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो मदर की एज कितनी हुई, 24 साल उनसे बड़ी है एना से, तो 24 प्लस 30, ठीक है, 37 ईयर्स हुई, 37 ईयर्स हुई, ठीक है। अब बोल रहा है कि हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन एंड फादर, मतलब फादर की एज हुई 37 प्लस 3 40 ईयर्स, क्योंकि वो मदर से 3 साल बड़े हैं, तो फादर की एज हो गई 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, सॉरी 40 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एट व्हाट एज डिड एनास फादर गेट मैरिड। तो 13 साल पहले, ठीक है, 13 साल पहले तो एना की बर्थ हुई, ठीक है, तो वो घटेगा, ठीक है, इधर लिखते हैं मैरिज की डेट अगर हमें निकालनी है, ठीक है, मैरिज की डेट अगर हमें निकालनी है तो अभी उनकी एज 40 ईयर्स है फादर की, फादर का मैरिज मैरिज के टाइम पे एज पूछ रहे हैं ना, तो अभी 40 ईयर्स है। और इसमें माइनस क्या क्या होगा, एक तो एना की एज 13 ईयर्स, लेकिन वो 4 साल बाद पैदा हुई थी तो वो इसमें ऐड होगा ये टोटल, ठीक है, ये कहाँ से आया ना, 13 ही आया। आपकी एना की एज अभी कितनी है, मतलब 13 साल पहले हुई है, लेकिन शादी के 4 साल बाद एना हुई है तो वो 4 भी ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो टोटल हमारा 40 किसमें से माइनस, कितना माइनस करेंगे 40 में से, 17 ईयर्स माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी उनकी एज एट द टाइम ऑफ उनकी मैरिज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर उनकी शादी, ठीक है। तो 40 में से अगर जब 17 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 23 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं थी, बस आपको क्वेश्चन एक बार में पढ़ना है। बोल रहा है कि एना वाज बोर्न 4 ईयर्स बिफोर हर, सॉरी आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, ठीक है। बोला हर मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन हर फादर, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज की, ठीक है, फादर की एज फाइंड आउट करने के लिए। एंड 24 ईयर्स ओल्डर देन एना हु इज 13 ईयर्स ओल्ड, एना की एज 13 ईयर्स है, उसकी मदर 24 साल की है, 24 साल बड़ी है एना से, तो ये मदर की एज आ गई 24 प्लस 13 37 ईयर्स। फादर 3 साल बड़े हैं मदर से, तो 37 प्लस 3 40 ईयर्स, ये आ गई आपकी फादर की एज। पूछ रहा है कि फादर मैरिड कब हुए, तो 40 में से हम क्या माइनस करें कि हमें उनकी मैरिज एज पता चल जाए 13, तो एना के जो ईयर्स हैं वो 13 ईयर्स जो एना की एज है, और वो क्योंकि 4 ईयर्स बाद उसकी बर्थ हुई थी आफ्टर देयर मैरिज, 4 ईयर्स आफ्टर देयर मैरिज, तो 4 भी इसमें से जाएगा, ठीक है। तो टोटल 17 माइनस होगा 14 में से, 40 में से, तो आ जाएगी फादर की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज इज 23 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। इस क्वेश्चन में भी कुछ कठिनाई, कुछ ट्रिक इस तरह का कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। ये बोलता है एट द sum of the ages of 5 members comprising a family 3 years ago was 80 years, ठीक है। The average age of the family today is the same as it was 3 years ago. Because of an addition of a baby during the intervening period, how old is the baby? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ तो दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है 2016 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन बनाएंगे दो और आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं क्या है। ये 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आते, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन एक्चुअली है ना, इस वजह से इतना इजी अब यूपीएससी पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, मीडियम, हर तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें खुद से प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से हम देखते हैं, ये बोल रहा है कंसीडर द 4 एज पिरामिड्स गिवन बिलो। ये जो एज पिरामिड्स है ना, ये नीचे दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंटिंग 4 डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। जो पॉपुलेशन पिरामिड्स होते हैं वो इस तरीके से कुछ होते हैं। विच वन ऑफ देम इंडिकेट्स द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। बेसिकली अगर आपका ऊपर ब्रॉड, जैसे ये मान ली पिरामिड है, ठीक है, ये मान ली कोई नॉर्मल, ये ऐसे जनरल पिरामिड, हिसाब से बनाते, दोबारा से बनाते हैं,
मान ली एज, ठीक है। तो ये जो बॉटम वाला पोर्शन होता है ये बर्थ रेट दिखाता है, जो ऊपर वाला होता है डेथ रेट, मतलब ये यंग या इन्फेंट, ठीक, बेबी, लोअर एज के लोगों को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, ये ओल्ड एज, ठीक है, वो दिखाता है। तो अगर नीचे ज्यादा है, ठीक है, नीचे का बेस जो है इसका ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर ऊपर ज्यादा है, इस तरह का है इन्वर्टेड पिरामिड, तो मतलब पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, ठीक है। एल्डरली ज्यादा है तो डेथ रेट ज्यादा होगी और बर्थ रेट कम है, ठीक है। तो हमें बेसिकली पूछना है विच वन ऑफ देम इंडिकेट्स द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो बेसिकली हमें इस तरह का अगर कर्व मिल जाए, ठीक है, ये, ठीक है, तो हमें पता चलेगा वहां पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। कुछ भी इस तरीके की लाइंस अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चलेगा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है। बेसिकली डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, लोग, डेथ रेट वहां पे ज्यादा होगी, ज्यादा लोग मर रहे होंगे लेकिन पैदा कम लोग हो रहे होंगे, बर्थ रेट कम होगी, ठीक है, बर्थ रेट कम होगी, डेथ रेट ज्यादा होगी, ठीक है, यही बोलता है ना, यही पेन नहीं चल रहा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा होगी तो उस केस में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा होगा, ठीक है। ये अगर कंट्री की सिचुएशन है जहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, तो वो केस में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मोड पे होगी। तो अगर यहाँ पर देखें, इस पहला एक कंट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो बर्थ रेट तो ज्यादा है ना, ये ब्रॉड है, तो यार यहाँ पे डिक्लाइनिंग नहीं, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। सिमिलरली ये भी यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा है रादर देन डेथ रेट, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यहाँ पे भी नहीं होगी। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे या देखिए ये बर्थ रेट कम है ना, सॉरी, ठीक है ना, समझ गए, जो आपकी ये ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, मतलब कि डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है, सही कह रहे हैं, बर्थ रेट कम है, यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है, ज्यादा लोग मरेंगे क्योंकि एल्डरली ज्यादा है, ठीक है, जो न्यू कमिंग पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है, बर्थ रेट कम है, तो इस वजह से ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें बस आपको डेथ रेट और बर्थ रेट देखनी होती है। बर्थ रेट नीचे के आपको जो बेस होगा उससे पता चलेगा, अगर वो ब्रॉड है तो मतलब बर्थ रेट ज्यादा है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है डेथ रेट का। अगर आपको दिख रहा है कि वो ब्रॉड अगर है तो डेथ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी, अगर नीचे वाला ब्रॉड है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। इस केस में हमसे पूछा था डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो वो हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बेस था वो उतना ब्रॉड नहीं था, rather देन द डेथ रेट वाज मोर देन द बर्थ रेट। ओके, ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में उसको सॉल्व करिए। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर हम आगे वीडियोस बनाने में हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तब तक के पढ़ते रहिए, और प्रीलिम्स करीब आ रहा है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट।